नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता छोटा मेरा खेत। इसको उमाशंकर जोशी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में मैं आपको बता दूं कि कवि ने कविता के हर एक कर्म को बिल्कुल खेत में बोए हुए बीज से तुलना करी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत के अंदर बीज बोते हैं और खेत चौकोना होता है, उसी प्रकार हमारे पन्ने के ऊपर जो हम कविता लिखते हैं, जो शब्द डालते हैं, उनको एक बीज की तरह बताया है। कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति खेत में बीज बोता है तो उसके अंदर पोषण देता है, जैसे खाद पानी। उसी प्रकार कविता के अंदर शब्द होते हैं और शब्द के बाद एक नया अंकुर फूटता है, वही कविता होती है। कविता के अंदर बहुत सारे छंद होते हैं, रस होते हैं। इनको कवि ने क्या बोला है कि वो खिल गई है कविता। लास्ट में कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत में गेहूं बड़ा होकर काट दिया जाता है और उसका अंत हो जाता है, लेकिन कवि की जो कविता है उसका कभी अंत नहीं होता। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और जितना इसको लूटने का प्रयास किया जाता है उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा ये अमर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कबीरदास का एग्जाम्पल लेते हैं या तुलसीदास का एग्जाम्पल लेते हैं। उस समय जो खेत में बीज बोए हुए होंगे तो किसान ने उस समय तो काट लिया होगा, लेकिन अगर आज भी हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमारे दिमाग में हरी भरी हो जाती हैं। उसी प्रकार इसमें कुछ कवि ने बताया है। हम अब पंक्तियों के भावार्थ को देखेंगे, उसके बाद हम एकदम सटीक व्याख्या करेंगे कि आखिरकार इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से ले आया, छड़का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। हम पहले इन चार पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे, फिर इन चार पंक्तियों का अलग करके भावार्थ देखेंगे। इसमें कहा गया है छोटा मेरा खेत चौकोना। चौकोना का मतलब होता है चार कोने वाला है। जैसे ये एक पेज है, यही इसी को खेत बोला है कवि ने, इसी को चौकोना खेत बोला है। और एक पेज है, कागज का एक पन्ना, और इसका एक कागज के पन्ने से तुलना करिए। कोई अंधड़, अंधड़ माने होता है आंधी तूफान बारिश। कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहाँ बोया गया। और कोई आंधी आई, उसमें एक छड़का बीज यानी कोई बीज ला के वहाँ पर गिरा गई, बोया गया वहाँ पर। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि मेरा जो छोटा पेज है, इस पर क्या है, कोई अंधड़ कहीं से आया, एक विचारों की आंधी आई है दिमाग में, और उसके अंदर विचारों के अंदर बहुत सारे भाव आए हैं। उन भावों को क्या हुआ, मैंने पेज पर एक कविता के रूप में लिख दिया है। इन पंक्तियों में ये बोला गया है, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। अब कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी खेत में जब हम बीज बो देते हैं और धीरे धीरे वो रसायनों को, आंधी को, पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को और तमाम तरीके के पोषण को लेकर बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जब हम कविता लिखते हैं तो हमारे शब्दों के अंदर हमारी कल्पना का पोषण लगता है। ये नॉरिशमेंट जानते हो इंग्लिश में आप, तो क्या है, जो हमारा जो शब्द हैं उनके अंदर हमारी कल्पनाओं का पोषण जाता है, कल्पनाओं से हम उनको पोषित करते हैं। फिर क्या होता है कि बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे। और जैसे क्या होता है, खेत के अंदर जो हम बीज बो देते हैं और उनमें क्या होता है, पौधे अंकुर फूट जाते हैं धीरे धीरे करके, पोषण लेने के बाद, पानी वगैरह लेने के बाद। उसी प्रकार हमारे जो शब्द होते हैं उनको जब हम कल्पनाओं का पोषण दे देते हैं, फिर क्या होता है, उसमें एक तरह से अंकुर फूटते हैं, नए नए किले निकलते हैं, यानी कि कविता बनने के लिए तैयार हो जाती है, कविता बन जाती है। जिस प्रकार पौधे जमते हैं उसी प्रकार शब्द कल्पनाओं के पोषण को खा कर शब्द कविता बन जाते हैं। फिर पल्लव पुष्पों से नमित, नमित माने होता है झुकना, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। फिर क्या होता है, पल्लव माने पत्तियाँ, फिर पत्तियों और पुष्पों से जैसे पौधा कोई बनता है, मान लीजिए ये कोई पौधा बना है तो उस पर पत्तियाँ निकलेंगी, इधर इधर ये पत्तियाँ निकलेंगी, और फिर क्या, ऊपर एक फूल निकलेगा। उसी प्रकार कविता कोई लिखी जाती है तो कविता जैसे लिखेंगी तो उसके अंदर क्या है, नए नए रस आ जाएंगे, नए नए छंद आ जाएंगे। इस प्रकार कहेंगे हम कि उनको कवि ने पल्लव पत्तियाँ बोला है। फाइनली क्या होता है कि शब्द के अंकुर फूटते हैं, यानी कि कविता लिख जाती है। फिर क्या होती है, नए नए शब्द निकलते हैं, नए नए अलंकार निकलते हैं, नए नए रस निकलते हैं, और इस प्रकार एक कविता बनकर तैयार हो जाती है। तो कवि ने अपनी कविता बनने की तुलना किससे करी है,
खेत में उगने वाले बीज से करिए। जिस प्रकार बीज के अंदर पोषण देते हैं किसान, उसी प्रकार एक कवि अपने शब्दों को, कल्पनाओं का पोषण देता है, उसके बाद जाकर एक बेहतरीन कविता बनती है। इसके बारे में कवि ने हमें बताया है। इसी प्रकार हम 2-4 पंक्तियाँ और बची, उनको भी हम देख लेते हैं। रेड पेन लेकर आपको बता रहा हूँ, यस, कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़ की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब कवि यह कहने लगते हैं कि झूमने लगे फल, फिर क्या होता है कि जब नए नए रस और पल्लव आ जाते हैं, उसके बाद फल झूमने लगते हैं, यानी कि एक फाइनल कविता बनके तैयार होती है, रस अलौकिक। और उस कविता के अंदर क्या होता है, रस अलौकिक। अलौकिक का मतलब होता है कि कहीं भी न पाया जाने वाला, यूनिक, यानी कि किसी भी लोक में नहीं पाया जाने वाला आप कह सकते हैं। तो एक उसमें जो कविता पढ़ने के बाद एक अलग ही भाव पैदा होता है, अलौकिक भाव, अलौकिक रस, अलौकिक मज़ा पैदा होता है। उसके बारे में बोला है कि अमृत धाराएं फूटती हैं। फिर उसके अंदर हम बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। कवि की कविता के अंदर जो मज़ा आता है, जो पंक्तियाँ रस छंद अलंकार डालते हैं, उनको इन्होंने अमृत धाराएं बोला है। रोपाई छड़ की, और फिर जो शब्द बोए गए हैं उसको रोपाई बोला गया है। जो शब्द बो दिए जाते हैं कविता के अंदर उसको रोपाई कह दिया गया है। कटाई अनंतता की। अब कवि कहना चाहते हैं इन सभी पंक्तियों में, अब एक एकत्र करके हम देखते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई किसान अपने खेत में बीज बो देता है, फिर क्या होता है, वो उगता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब उस बीज को काटा जाता है। काटने के बाद अनाज किसान अपने घर ले जाता है और उसका पेड़ का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इसका क्या है कि जो कवि कल्पनाओं का बीज बोता है अपने चौकोने खेत में, यानी कि पेज के अंदर कविता लिखता है, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति उसको किसी भी काल में उठा के पढ़ेगा, एकदम उसका और ज़्यादा फल बढ़ेगा, उसका और ज़्यादा पल्लवित होगा, उसके और ज़्यादा पुष्प आ जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार, जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर कभी किसी समय तुलसीदास ने एक रचना लिखी थी, रामचरितमानस। अगर आज उसको उठाकर हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए उस समय किसी ने खेत में फसल की होगी तो क्या वो आज हमें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बिल्कुल उसी प्रकार कवि ने इसमें बोला है कि लुटते रहने से भी जरा भी कम नहीं होती है। इस जो फसल है, ये जो पेज के ऊपर फसल लिखते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम कविताएं लिखते हैं, उसको कितना भी लूटो वो कम नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी की फसल लूटेंगे तो निस्संदेह वो कम हो जाएगी। कवि ने इसके बारे में बोला। रस का अक्षय पात्र, अक्षय माने कभी खत्म ना होने वाला, अक्षय पात्र माने बर्तन। तो ये रस का एक अक्षय पात्र है, एक ऐसा मज़े का पात्र है जो कभी खत्म नहीं होता। एक छोटा मेरा खेत चौकोना, यही मेरी कविता, जो मेरा पेज है इस पर कविता लिखी है, ये मेरा छोटा सा खेत चौकोना, यही मेरी जो है फसल है। इसके अंदर जो कविता लिखी गई है वो मेरी फसल है। आप, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी कवि ने किस प्रकार फसल से अपनी कविता की तुलना करी है। और अन्य कविताएं भी इस चैनल पर मौजूद हैं, बगलों के पंख भी मौजूद हैं, और आत्मपरिचय वगैरह जैसे कविताएं हैं, और भी सारी कविताएं की इस पर मौजूद हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद।